हेलो मेरे दोस्तों, राहुल एक इंजीनियर है और राहुल एक नया इन्वेस्टर भी है। अब उसने कई सारे नए इन्वेस्टर्स की ही तरह एक गलती ये कर दी कि उसने बस पिछले 1 साल या 2 साल का रिटर्न देखकर आईटी फंड्स और फार्मा फंड्स में अपने पैसे लगाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि इन दोनों कैटेगरी के फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब उसने ये अज्यूम कर लिया कि आगे भी यही फंड्स अच्छे रिटर्न देंगे, लेकिन राहुल को क्या पता कि ऑलरेडी ये फंड्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शायद अब उसे उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितने कि इतने सालों में मिले हैं, क्योंकि वो फंड्स ऑलरेडी अब महंगे हो चुके हैं। एंड आई एम श्योर दोस्तों, राहुल की तरह कई सारे नए इन्वेस्टर्स भी यही गलती करते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करते हैं। सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस हमें देखना होता है, जो हम एक एक करके आगे इस वीडियो से समझेंगे। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशन तो मुझे मिल ही जाएगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे तब, लेकिन जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो इस वीडियो की रीच और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और आपकी वजह से और ज़्यादा लोग ये वीडियो को देख पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। तो आप मेरे पे ये फेवर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ सीखने मिले तो। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले आपको उस फंड का मीन देखना चाहिए। अब आप सोचोगे ये मीन क्या है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एवरेज। अब आप ये रेशियोज के नाम सुन के डर मत जाइएगा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं और आपको इन रेशियोज को कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी इन रेशियोज को आपको कैलकुलेट करके आपको बता देती है, तो आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। डोंट वरी। सबसे पहले तो आपको देखना होता है मीन। मीन का मतलब है पिछले कुछ सालों का एवरेज रिटर्न। सिंपल शब्दों में बताऊं तो मान लो किसी फंड ने 10% का रिटर्न दिया किसी साल में 12% का रिटर्न दिया, किसी साल में 13% का रिटर्न दिया। अब पिछले कुछ सालों का टोटल कर लीजिए और जितने सालों का आप ले रहे हो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट द एवरेज रिटर्न ऑफ दैट फंड। तो पहले आप देखिए कि पिछले कुछ सालों का एवरेज रिटर्न कितना है। उसके बाद अब एवरेज तो मिल गया, अब हमें समझना है कि इस एवरेज रिटर्न के कंपैरिजन में उस फंड का रिटर्न कितना डिविएट हो रहा है, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम से ही पता चलता है डिविएशन। अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या चाहिए? एवरेज रिटर्न के कंपैरिजन में फंड का डिविएशन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली कम होना चाहिए। जितना डिविएशन कम होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। उसका मतलब यह है कि एवरेज रिटर्न्स के कंपैरिजन में उस फंड का रिटर्न ज्यादा डिविएट नहीं होता। तो नेक्स्ट जो आपको देखना है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है अल्फा। अल्फा का क्या मतलब है आगे समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशंस पे जाना, कैसे अचीव कर सकते हैं आप इन गोल्स को और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो अब समझते हैं व्हाट इज अल्फा। मीन समझ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लिया, अब समझते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब यह है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में। अब आप कहोगे इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये इंडेक्स है। इंडेक्स के कंपैरिजन में फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। अब नॉर्मली जब फंड मैनेजर किसी फंड को मैनेज करता है तो हमें यह समझना होता है कि उस फंड मैनेजर का टैलेंट कितना है, तभी तो वो मार्केट से ज्यादा के रिटर्न्स दे पाएगा। तो अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड ओवर एंड अबाउट द इंडेक्स रिटर्न। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। अब एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे? अल्फा ज्यादा होना चाहिए कि कम? अगर आपने सोचा ज्यादा तो आप बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा अल्फा यानी जितना इंडेक्स के कंपैरिजन में जितना ज्यादा रिटर्न उतना अच्छा होगा, राइट? तो अल्फा जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये हो गया अल्फा। अब हम समझते हैं बीटा। अब आप कहोगे भाई ये बीटा क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी।
इसलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है। बीटा इज बेसिकली अ वॉलेटिलिटी। मान लीजिए कि जब मार्केट गिरती है, मान लो सेंसेक्स 500 पॉइंट से गिरा, तो उस 500 पॉइंट की गिरावट के कंपैरिजन में फंड कितनी तेजी से गिरा। मान लो सेंसेक्स गिरा 5% से, लेकिन फंड की एनएवी गिर गई 7% से। इसका मतलब क्या हुआ कि फंड का बीटा ज़्यादा है, फंड ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है, इसीलिए तो फंड ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है मार्केट के कंपैरिजन में। यही अगर मान लो मार्केट 5% से ऊपर चली गई और वही अगर बीटा, मान लो फंड बीटा अगर ज़्यादा नहीं हिला, तो इट मीन्स कि उस फंड का बीटा थोड़ा कम है। तो इन शॉर्ट एज एन इन्वेस्टर आपको क्या चाहिए, बीटा ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए फंड की कि कम होनी चाहिए। ऑफकोर्स कम होनी चाहिए, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो बीटा कम रहना चाहिए, लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो बीटा अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। अब नेक्स्ट दोस्तों हम समझेंगे शार्प रेशियो। हमने अब तक क्या क्या समझा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं। अब हम समझेंगे शार्प रेशियो। तो दोस्तों शार्प रेशियो इज बेसिकली अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये क्या हुआ, मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है जो कि फिक्स्ड रिटर्न दे रहा है, गारंटीड रिटर्न दे रहा है, जिसका रिटर्न है 6%, लेकिन उस फंड ने कंपेयर टू द फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो फंड मान लो आपको दे रहा है 8%, 9% रिटर्न। तो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद कितना रिटर्न दिया उस फंड ने, ये आपको बताता है शार्प रेशियो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब शार्प रेशियो एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे कि फंड मैनेजर कम से कम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे आपको, राइट। तो शार्प रेशियो आपको कहीं ना कहीं ये गेज करने में आपकी मदद करता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है उस फंड का। अगेन डोंट वरी, आपको ये मैन्युअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अच्छी वेबसाइट पर ये सारे के सारे रेशियोज आपको मिल जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर फंड के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेनर रेशियो की। अब शार्प रेशियो में हमने क्या समझा कि रिस्क को एडजस्ट करने के बाद कितना रिटर्न जनरेट हुआ। तो ट्रेनर रेशियो भी एक तरीके से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही आपको बताता है, लेकिन फर्क इतना है कि शार्प रेशियो आपको बताता है रिस्क को लेने के बाद कितना रिटर्न हुआ। अब ट्रेनर रेशियो आपको बताता है कि उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए, उस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया गया, रिस्क एडजस्टेड कितना रिस्क लिया गया उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए। अगेन डोंट कंफ्यूज, शार्प एंड ट्रेनर रेशियो आर बेसिकली द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। नेक्स्ट हम समझते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगेन दोस्तों मान लीजिए आपने किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1%, एक एग्जांपल दे रहा हूं, विच मीन्स कि एवरी 100 रुपीज दैट यू इन्वेस्ट इन दैट फंड, 1 रुपीज वुड गो टूवर्ड्स द एक्सपेंस ऑफ दैट फंड, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फंड मैनेजर फी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 100 रुपीज का 1%, यानी कि 1 रुपी वुड गो टूवर्ड्स द एक्सपेंस, यानी आपका एक्चुअली में पैसा निवेश होगा सिर्फ 99 रुपीज। तो किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखना बहुत जरूरी है। एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे, आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे जहां पे एक्सपेंस का रेशियो कम हो। जितना कम एक्सपेंस उतना आपके लिए ज्यादा होगा, क्योंकि जितना पैसा आप निवेश करोगे उसमें से कम खर्चा होगा और ज्यादा पैसा निवेश होगा। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। दोस्तों यूजुअली किसी भी इक्विटी फंड में अगर आप 12 मंथ्स से ज्यादा तक अगर अपने पैसे होल्ड करते हो तो आपको एग्जिट लोड यूजुअली नहीं लगता। लेकिन डेट फंड में इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ अ डेट फंड, बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी आपको एग्जिट लोड लगता है। तो एग्जिट लोड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम समझते हैं मैनेजमेंट को कैसे गेज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम समराइज करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। हमने सीखा मीन, हमने सीखा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने सीखा अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में हमें क्या देखना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे, फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ऑफ कोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि उस फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद एज एन इन्वेस्टर आप और क्या समझना चाहोगे कि फंड मैनेजर कितने समय से उस पर्टिकुलर एएमसी के साथ काम कर रहा है। जितना पुराना फंड मैनेजर, उतना वो फंड मैनेजर उस एएमसी के कल्चर में ढला हुआ है। उसे पता है कि टॉप बॉसेस को क्या जवाब देना है, उसे पता है कि टॉप बॉसेस उससे क्या डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा टेन्योर फंड मैनेजर का उस एएमसी के साथ, उतना ज़्यादा अच्छा। अगेन एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे,
फंड मैनेजर ज़्यादा पुराना होना चाहिए कि नया होना चाहिए? ऑफ कोर्स पुराना होना चाहिए। कई सारे फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से 12 सालों से एक ही फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों वो जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो उस फंड मैनेजर की टैलेंट की वजह से रिटर्न जनरेट हो रहा है। अब मान लीजिए अगर फंड मैनेजर सडनली चेंज हो गया, फंड मैनेजर अभी अभी नया आया है, क्या आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? आई एम श्योर आप एक बार सोचोगे, क्योंकि पुराना फंड मैनेजर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा था। तो फंड मैनेजर कितना पुराना है उस फंड में वो भी आपको देखना ज़रूरी है। दोस्तों अब हमने रेशियोज की बात कर ली, अब हमने मैनेजमेंट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं किसी भी फंड को सिलेक्ट करने से पहले उसके टैक्सेशन की। लेकिन दोस्तों आगे समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अब तक अगर कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को आगे भी देखिए, लेकिन लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अब तक क्या सीखने मिला है। सो नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द टैक्स। अब देखिए दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको पहले 1 लाख रुपए का जो टैक्स है वो माफ़ होता है, राइट। लेकिन अगर हम, ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आप 12 महीनों के पहले अगर आप अपने इक्विटी फंड्स बेचते हो तो आपको जो मुनाफा होता है उस पर आपको 15% का टैक्स देना होता है। यही अगर हम डेट फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म 36 मंथ्स के बाद होता है, आपको 20% टैक्स देना होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद। लेकिन यही अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आप 36 मंथ्स के पहले अगर आप किसी फंड को बेचते हो तो वो जो मुनाफा है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स किया जाएगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हो आपको समझना है कि उसका टैक्सेशन डेट फंड के हिसाब से होने वाला है कि इक्विटी फंड के हिसाब से होने वाला है। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा। एक है इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स पे हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसके लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ आई बटन पे, ज़रूर उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल फंड का जैसे मैंने आपको बताया टैक्सेशन होता है डेट फंड के हिसाब से। वैसे अगर हम बात करें हाइब्रिड फंड की, मान लीजिए किसी हाइब्रिड फंड में अगर फंड मैनेजर 65% के ऊपर अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रहा है तो उसका टैक्सेशन डेट फंड्स के हिसाब से होता है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे निवेश करते हो तो टैक्सेशन को ज़रूर समझिए। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स के साथ बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि वो 15 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल देते हैं ये सोच के कि उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है। नहीं दोस्तों, आपको ये देखना है कि इन फंड्स के अंदर जो उनका पोर्टफोलियो है वो कितना ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। अगर आप किसी भी अच्छे फंड को उठा के उनका पोर्टफोलियो देख लो तो उनके पोर्टफोलियो में कुछ कॉमन स्टॉक्स ज़रूर होते हैं, जैसे HDFC, TCS, इन्फोसिस, आइशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक ज़रूर होते हैं। तो अगर आपने 15 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया और अगर आप इस वहम में बैठे हो कि आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो वो गलत सोच है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका पोर्टफोलियो का जो कोरिलेशन है वो इन्वर्स होना चाहिए। जैसे आपने मान लो 20% आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डेट फंड में डाल दिया, 80% के लिए आपने कुछ अच्छे इक्विटी फंड सेलेक्ट कर लिए, इक्विटी फंड में भी आपने शायद एक इंटरनेशनल फंड सेलेक्ट कर लिया, एक फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर लिया, आपका अगर रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है तो आपने एक आध मिड कैप फंड सेलेक्ट कर लिया। इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो आपके मन में यह वहम नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने 10 फंड खरीद लिए हैं तो मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग। नेक्स्ट जो आपको ये देखना चाहिए वो है अच्छा फंड सेलेक्ट करने के पहले कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों जो एजेंट, जो बैंक आपको वो फंड देती है उन्हें कुछ कमीशन मिलता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप किसी भी अच्छे एप्लीकेशन से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हो। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, ऑफ कोर्स कोई अगर बैंक है, कोई अगर एजेंट है, वो अगर आपको अपना समय दे रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, दे डिजर्व सम काइंड ऑफ रिटर्न्स, राइट। वो आपको फ्री में तो नहीं करेंगे, तो उन्हें जो ट्रेल कमीशन मिलता है दैट इज एक्चुअली डिडक्टेड फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट मनी ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, आपके रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन यही अगर हम डायरेक्ट फंड्स की बात करें तो डायरेक्ट फंड में कोई एजेंट बीच में नहीं होता, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो फंड एक्टिव फंड है या पैसिव फंड है। अगर हम बात करें इंडेक्स फंड्स की, अगर हम बात करें ETFs की, दोज आर पैसिवली मैनेज्ड। इसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे सेंसेक्स को, निफ्टी को, यानी उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता। तो
तो आपका ऑफकोर्स जो रेशियो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई फंड मैनेजर की फ़ी नहीं लग रही, आपका जो खर्चा है, एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन यही अगर हम एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर डेडिकेटेड होता है उस फंड को मैनेज करने के लिए, तो डेफिनेटली उस फंड का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। अगेन, एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने के पहले आपको ये क्राइटेरिया भी नज़र में रखना चाहिए कि आप एक्टिव फंड को सिलेक्ट कर रहे हो, पैसिव फंड को सिलेक्ट कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कहता कि हमेशा पैसिव फंड ही अच्छे होते हैं या हमेशा एक्टिव फंड ही अच्छे होते हैं। अगेन, ये डिपेंड करता है आपके गोल्स पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे और कई सारी और भी चीज़ों पे। और आखिरी पॉइंट वो है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, शायद इसीलिए मैंने लास्ट के लिए रखा था कि आपको ये मैं और थोड़ा डिटेल में भी समझा सकूं। अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म है और अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, चांसेस है कि आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है और वही अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, तो चांसेस है कि आप जितना पोटेंशियल था आपके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जनरेट करने का, वो आप सही से निकाल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, पहले अपना गोल समझिए, आपके गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उन गोल्स का फ्यूचर वैल्यू क्या है इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आज से आपको क्या करना होगा, उसके बेसिस पे आपको एक्चुअली में डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के पहले। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने मिला। आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मुझे मोटिवेट ज़रूर करोगे, और इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। दोस्तों, अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आपने अगर अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, अगेन, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम हर वेडनेसडे और हर संडे आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाला एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आप फाइनेंशियली वाइज बनोगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारा YouTube का चैनल मेंबरशिप नहीं लिया, वो भी आप ले सकते हो, जिसके लिंक अगेन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से थैंक यू, क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में एंड लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।